हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम 10th क्लास साइंस के लेसन 12 इलेक्ट्रिसिटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। अगर आपको लेसन के बीच में आने वाले क्वेश्चन आंसर्स करने हैं तो उनके लिए अलग से वीडियो आप उसमें देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल। इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज आर डैश देन द रेशियो ऑफ आर अपॉन आर डैश इज। अब इसके अंदर क्या रखा है कि हमारे पास कोई एक वायर है जिसको हमने 5 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। अब हमें पता है कि रेजिस्टेंस किसी भी लेंथ की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा, अगर हम लेंथ को डिक्रीज करेंगे तो ये भी डिक्रीज हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमने लेंथ को डिक्रीज कर दिया। पहले मान लीजिए वो 25 सेंटीमीटर की थी, उसके बाद हमने उसके 5 इक्वल पार्ट्स के तो 5 सेंटीमीटर के हो जाएंगे। अब यहाँ पे अगर लेंथ का 5th पार्ट आएगा तो रेजिस्टेंस का भी 5th पार्ट आ जाएगा। तो अब यहाँ पे जो पहले रेजिस्टेंस था उसका 5th पार्ट हो जाएगा। अगर लेंथ का 5th पार्ट हुआ तो रेजिस्टेंस का भी 5th पार्ट हो जाएगा। और इस तरह से जितने भी इक्वल पार्ट्स है सबका ही रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर अपॉन 5 आर अपॉन 5 आर अपॉन 5। अब ये सारे के सारे एक दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है। हमें पता है कि जब हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उनको इन्वर्स करते हैं पहले। अगर सीरीज में होते हैं तो हम उनको डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, और पैरेलल में हो तो पहले हम उनको इन्वर्स करते हैं उसके बाद ऐड करते हैं। अब हमारे पास आर अपॉन 5 है, तो जब हम इसका इन्वर्स करेंगे मतलब 1 अपॉन आर अपॉन 5 है, तो जब ये 5 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये डिवाइड में है। ऊपर जाने के बाद ये बन जाएगा 5 अपॉन आर, और इस तरह से सबके अंदर ये 5 अपॉन आर बन जाएगा। जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 25 अपॉन आर। यही आंसर नहीं आया अभी हमारे पास से, ये वैल्यू आई है 1 अपॉन आर डैश की। अब हम इसको इन्वर्स करेंगे क्योंकि हमें वैल्यू आर डैश की चाहिए, तो जब हम इसको इन्वर्स करेंगे तो हमारे पास आर अपॉन 25 आ जाएगा। अब इसने क्या रखा है कि आर अपॉन आर डैश निकालो, तो आर अपॉन मतलब ऊपर हम आर को लेंगे जो पहले हमारे पास रेजिस्टेंस था। अब आर डैश की वैल्यू हमारे पास आई है आर अपॉन 25। तो जब हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो ये 25 अपॉन आर हो जाएगा। आर से आर कैंसिल हो जाएगा और 25 हमारे पास आंसर आ जाएगा जो डी ऑप्शन के अंदर है। तो डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे एक ऑप्शन और है 1 अपॉन 25। अगर यहाँ इसने आर डैश अपॉन आर पूछ रखा होता तो उस टाइम पे हमारा आंसर ई हो जाता, लेकिन अभी हमारा आंसर डी है। तो आपको ध्यान रखना है जो इसमें पहले आया हुआ उसको ऊपर रखना है, आर को हम ऊपर रखेंगे और आर डैश को नीचे रखेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर इन ए सर्किट। इसने क्या रखा कि इलेक्ट्रिक पावर को कौन सी टर्म रिप्रेजेंट नहीं करती। अब हमें इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला पता है, P इज इक्वल टू VI। सी ऑप्शन के अंदर देखिए ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला दिया हुआ है, तो ये तो हमारा आंसर हो नहीं सकता क्योंकि इसने डज नॉट रिप्रेजेंट कह रखा है। अब हम बाकी के ऑप्शन वैल्यू रखकर चेक करते हैं। हमें पावर का फॉर्मूला पता है P इज इक्वल टू VI। हमें ओम्स लॉ का भी पता है V इज इक्वल टू IR। अब अगर इस V की वैल्यू को हम इस फॉर्मूले के अंदर रख देंगे तो यहाँ पे V की जगह जब IR आएगा, एक I यहाँ पहले से ही है, एक फॉर्मूले की वजह से आ गया, तो ये बन जाएगा I स्क्वायर R। अब ये पॉइंट के अंदर देखिए यहाँ क्या है, I स्क्वायर R। तो इस तरह से हमारा ये पॉइंट भी नहीं होगा और C पॉइंट भी नहीं होगा। अब की बार हम पोटेंशियल डिफरेंस की जगह इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू रखेंगे। हम I की वैल्यू निकालेंगे, ये R इस तरफ से मल्टीप्लाई में है, इस तरफ जाके डिवाइड में हो जाएगा। जब हम I की जगह V अपॉन R रखेंगे तो यहाँ पे V तो एक पहले से ही है, अब I की जगह हमने रख दिया V अपॉन R, तो ये बन जाएगा V स्क्वायर अपॉन R। और ये हमारा 4th पार्ट है, तो अब A पार्ट भी नहीं है, C भी नहीं है, 4th भी नहीं है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बच गया B। ये इलेक्ट्रिक पावर को रिप्रेजेंट नहीं करता, बाकी तीनों के तीनों फॉर्मूलाज इलेक्ट्रिक पावर के हैं। थर्ड क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड टू 20 वोल्ट एंड 100 वाट व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट द पावर कंज्यूम्ड विल बी। अब इसमें हम पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट के अंदर भी चेंज आएगा क्योंकि हमने ओम्स लॉ के अंदर पढ़ा था V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अगर हम इसको इंक्रीज करेंगे ये इंक्रीज हो जाएगा, अगर हम इसको डिक्रीज करेंगे तो ये भी डिक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए हम I वाला फॉर्मूला तो लगा नहीं सकते क्योंकि I तो चेंज हो जाती है। जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिक करंट आती है वो तो अलग अलग आती है। अब यहाँ पे कोई बल्ब हम यूज कर रहे हैं तो उसका रेजिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा, उसके वो जो पावर खर्च करेगा वो अलग अलग हो सकती है, वो जितनी ज्यादा लाइट आएगी उसके ऊपर अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी, लेकिन उसका रेजिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होगा। तो इसलिए हम रेजिस्टेंस निकालेंगे। आपको इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। पहले आप लेसन की वीडियो जरूर देख लीजिएगा ताकि कंसेप्ट क्लियर हो सके। सेकंड क्वेश्चन में हमने अभी अभी पावर का फॉर्मूला पढ़ा है, P इज इक्वल टू VI। एक होता है हमारे पास V स्क्वायर अपॉन R, एक होता है I स्क्वायर R। तो वो फॉर्मूला जिसके अंदर I है वो तो हम यूज कर नहीं सकते क्योंकि I तो चेंज हो जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज होती है। तो हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे, V स्क्वायर अपॉन R का। अब हमें पावर दे रखी है 100 वाट और वोल्ट मीटर दे रखा है 220 वोल्ट। तो इसकी हेल्प से हम R निकाल लेंगे, यानी कि उस जो भी हम बल्ब यूज करें उसका रेजिस्टेंस क्या है। फिर उसके बाद जब हम पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज करेंगे तो हम पीछे वाला काम सेम करेंगे, P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। अब उस बल्ब का कभी भी रेजिस्टेंस तो चेंज होगा नहीं, तो जो हमने पीछे रेजिस्टेंस निकाला था वो R की जगह हम एज इट इज रख देंगे। अब पोटेंशियल डिफरेंस पहले अलग था 220 था, अब हमारे पास कितना हो गया 110 हो गया। तो अब हम पोटेंशियल डिफरेंस की जगह कितना रखेंगे, पहले तो हमने 220 रखा
था। अब की बार हम कितना रखेंगे, 110 रखेंगे। इस तरह से सोल्व करने के बाद हमारे पास लास्ट में जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास 25 वाट आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, टू कंडक्टेड वायर ऑफ द सेम मटेरियल एंड इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर आर फर्स्ट कंडक्टेड इन सीरीज एंड देन पैरेलल इन ए सर्किट अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन वुड बी। अब हमें पता है कि जब हम रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो वो डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं, R प्लस R क्या हो जाएगा, 2R हो जाएगा। अगर हम उनको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो वो इनवर्स होके ऐड होंगे, 1/R प्लस 1/R। जब हम इनको आगे इस तरह से सोल्व करेंगे तो हमारे पास RP मतलब रेजिस्टेंस इन पैरेलल की वैल्यू आएगी R/2 और रेजिस्टेंस इन सीरीज की वैल्यू आएगी 2R। अब इसने क्या रखा है कि जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, अब हमें पता है हीट एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू टाइम, यानी पावर इंटू टाइम। ये सारा कुछ मैं आपको लेसन में अच्छे से समझा चुकी हूँ। अब पावर का फॉर्मूला हमारे पास होता है VI। अब यहाँ पे भी हमें कहीं पे I के बारे में नहीं पता, पोटेंशियल डिफरेंस तो इसने क्या रखा है कि सेम है, लेकिन I के बारे में हमें नहीं पता, तो हम वो फार्मूला देखेंगे जिसके अंदर V और R हो सिर्फ। अब हमने सेकंड क्वेश्चन के अंदर पढ़ा था कि पावर के फॉर्मूले होते हैं 3P = VI, V स्क्वायर अपॉन R और I स्क्वायर R। अब यहाँ पे देखिए सिर्फ ये फॉर्मूला है जिसके अंदर सेम पोटेंशियल डिफरेंस और रजिस्टर यूज हो रहा है, तो हम यहाँ पे इसी फॉर्मूले का यूज करके हीट इन सीरीज निकालेंगे। यहाँ पे जब हम हीट इन सीरीज निकालेंगे तो उस टाइम पे V स्क्वायर अपॉन RS आ जाएगा और T से T कैंसिल हो जाएगा, दोनों जगह ऊपर भी और नीचे भी T से T कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा V स्क्वायर अपॉन R यहाँ पे सीरीज वाला अपॉन V स्क्वायर अपॉन RP, P यहाँ पे पैरेलल वाला। तो देखिए V स्क्वायर से V स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्योंकि ये वाला पैटर्न जो पूरा के पूरा ऊपर चला जाएगा, RP अपॉन V स्क्वायर, तो V स्क्वायर से V स्क्वायर तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे RP अपॉन RS बच गया। अब हमें पता है रेजिस्टेंस इन पैरेलल की वैल्यू है R/2 और रेजिस्टेंस इन सीरीज की वैल्यू है 2R। तो जब हम इसको इन्वर्स करेंगे तो ये ऊपर जाके हो जाएगा 1/2R और R से R कैंसिल हो जाएगा, तो 2 के 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये हमारे पास आएगा 1/4। जब हम इसको रेशो में कन्वर्ट करेंगे ये हो जाएगा 1/4। इस तरह से सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगर इसने सीरीज की बजाय पहले पैरेलल लिखा हुआ होता तो उस टाइम पे हमारा आंसर 4:1 हो जाता। जो भी यहाँ पहले लिखा हुआ है उसी को आपको ऊपर लेना है और जो यहाँ बाद में लिखा हुआ है उसको आपको नीचे लेना है। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, हाउ इज ए वोल्टमीटर कनेक्टेड इन द सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। वोल्टमीटर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए जिस डिवाइस का यूज किया जाता है उसे वोल्टमीटर कहते हैं। अभी कह रहे हैं सर्किट के अंदर इसको यूज कैसे किया जाता है, हम सर्किट के अंदर इसको हमेशा पैरेलल के अंदर यूज करते हैं। जो भी हमारे पास रेजिस्टेंस वगैरह है उसके हम हमेशा इसको पैरेलल के अंदर कनेक्ट करेंगे। अगर रेजिस्टेंस सीरीज के अंदर है तो हर रेजिस्टेंस का अलग वोल्टमीटर होगा, और अगर रेजिस्टेंस एक दूसरे के साथ पैरेलल में है तो सभी के साथ सिर्फ और सिर्फ एक ही वोल्टमीटर का यूज किया जाएगा, लेकिन होगा सभी के अंदर पैरेलल में। सिक्स क्वेश्चन देखिए, कॉपर वायर हैज डायमीटर 0.5 मिलीमीटर एंड रेजिस्टिविटी ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। अगर रेजिस्टेंस होता तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ ओम यूनिट का यूज किया जाता, लेकिन यहाँ पे ओम मीटर है तो इसका मतलब ये रेजिस्टिविटी है। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द वायर टू मेक इट रेजिस्टेंस 10 ओम। इसको हम आर की जगह यूज करेंगे 10 ओम को, और इसको हम रो की जगह यूज करेंगे। हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल। अब हमें रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता है, R इज इक्वल टू रो L/A। अब यहाँ पे इसने जो पूछ रखा है उसको आप एक साइड रख लीजिए, बाकी सारे को दूसरी तरफ ले जाइए। इसने क्या रखा है, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर, मतलब हमें लेंथ निकालनी है तो हम क्या करेंगे, लेंथ को एक तरफ रखेंगे और बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एरिया आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास रो आ जाएगी। अब यहाँ देखिए हमारे पास रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम है, एरिया कितना है, अब ये एरिया हमें निकालना पड़ेगा। उसने क्या दे रखा है, डायमीटर दे रखा है, और वो भी किसमें, मिलीमीटर के अंदर। पहले हम इसको मीटर के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद हम πr² का फॉर्मूला लगाकर एरिया निकाल लेंगे। हमारे पास जो एक वायर होता है वो सिलेंड्रिकल शेप में होता है, जो जिसके दोनों एंड्स सर्कल के फॉर्म में होते हैं, तो इसलिए हम सर्कल का फॉर्मूला लगाएंगे πr²। क्वेश्चन के अंदर डायमीटर दे रखा है तो हम रेडियस निकालने के लिए डायमीटर को हाफ कर देंगे और मीटर के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। फिर हम जो फॉर्मूले के अंदर रखेंगे तो इस तरह से हमारे पास काफी बड़ी वैल्यू आएगी ए की। फिर हम क्या करेंगे, अभी अभी हमने जो फॉर्मूला लिया है L इज इक्वल टू RA/रो, हम R की जगह 10 रखेंगे, A की जगह जो हमारा अभी अभी वैल्यू आई है हमारी एरिया की वो रख देंगे, और रो की जगह इसमें गिवन है 1.6 इंटू 10⁸ ओम मीटर वो रख देंगे। फिर सारा सोल्व करने के बाद हमारे पास यहाँ पे जो लेंथ आएगी वो आएगी 122
6.72 मीटर। अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिए, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल। अगर हम डायमीटर को डबल कर देंगे, मतलब पहले हमारे पास 0.5 मिलीमीटर था, जब हम इसको डबल करेंगे तो ये हमारे पास 1 मिलीमीटर हो जाएगा। अब की बार हमें सिर्फ और सिर्फ और कोई चेंज नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ डायमीटर के अंदर चेंज करना है। अगर डायमीटर के अंदर चेंज होगा तो रेडियस के अंदर चेंज हो जाएगा और उसकी वजह से एरिया के अंदर चेंज आ जाएगा। और उसको सोल्व करने के बाद यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2.5 ओम। ये हमारा नया रेजिस्टेंस है। ये नया रेजिस्टेंस कब है? जब हमने डायमीटर को चेंज कर दिया। अब हमें पता है कि रेजिस्टेंस लेंथ के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, पर एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम एरिया को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। अब हम डायमीटर को डबल करेंगे तो एरिया भी इंक्रीज हो जाएगा, मतलब उस तार की मोटाई बढ़ जाएगी। तो जैसे जैसे हम तार की मोटाई बढ़ाते हैं वैसे वैसे रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? कम हो जाता है। पहले हमारे पास रेजिस्टेंस 10 ओम था, जब हमने इसके डायमीटर को डबल कर दिया तो उस टाइम पे हमारा जो रेजिस्टेंस आया वो 2.5 ओम आया है। अब इसने क्या रखा है कि रेजिस्टेंस के अंदर कितना चेंज आएगा, तो पहले कितना था? 10 था, अभी कितना है? 2.5। तो जब हम इसका रेशियो निकालेंगे इस तरह से इसको सोल्व करने के बाद, तो हमारे पास यहाँ आएगा 1/4। मतलब पहले जो रेजिस्टेंस था फिलहाल उसका जो रेजिस्टेंस आया वो 1/4 है, मतलब फोर्थ पार्ट है। पहले जितना भी था उसका फोर्थ पार्ट। तो इसमें हम लिख सकते हैं द न्यू रेजिस्टेंस विल बिकम 1/4 टाइम्स द ओरिजिनल रेजिस्टेंस। सेवंथ क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ करंट आई फ्लोइंग इन ए गिवन रजिस्टर फॉर द कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वी अक्रॉस द रजिस्टर आर गिवन बिलो। क्वेश्चन हमें ग्राफ की हेल्प से सोल्व करना है। जैसे हम ग्राफ के ऊपर एक्स और वाई की अलग अलग वैल्यूज के बेस पे कोई भी ग्राफ बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही करना है। बस यहाँ एक्स और वाई की जगह हमें वी और आई लेना है। एक तरफ हम वी को शो कर देंगे, दूसरी तरफ हम इलेक्ट्रिक करंट को शो कर देंगे। मतलब अगर वी की वैल्यू ये है तो इलेक्ट्रिक करंट ये होगा, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ये है तो ये होगा। ये सब के क्या है? एक दूसरे के साथ पेयर्स हैं, तो हम यहाँ वैल्यू रख के इसको रख देंगे। अब यहाँ 1.6 है, 3.4 है, 6.7 है, तो हम 1 का डिफरेंस रखेंगे, 1 2 3 4। तो इस तरह से हम ग्राफ को आसान से बना देंगे। ग्राफ बनाना 10th क्लास के बच्चों को आता होगा। अब इसने आगे क्या रखा है? प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन वी एंड आई एंड कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ दैट रजिस्टर। अब हमें रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? V = IR। अब V की वैल्यू इनमें से कोई भी एक पेयर ले लीजिए। ये नहीं है कि आपने V अलग का ले लिया, I अलग का ले लिया, ऐसा नहीं करेंगे। कोई भी एक आप जोड़ा ले लीजिए और उसी को यूज किए, उसी के अंदर से हमें V लेना है, उसी के अंदर से हमें I लेना है। तो हम V और I की वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास रेजिस्टेंस आ जाएगा। 8th क्वेश्चन देखिए, व्हेन ए 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रेजिस्टेंस देयर इज ए करंट ऑफ 2.5 म्यू एम्पियर इन द सर्किट, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 12 वोल्ट और साथ में इलेक्ट्रिक करंट दे रखा है 2.5 म्यू एम्पियर। जैसे हमारे पास लेंथ को मेजर करने के लिए अलग अलग यूनिट्स होती हैं, वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए अलग अलग यूनिट्स होती हैं, एम्पियर, म्यू एम्पियर, माइक्रो एम्पियर। तो यहाँ पे ये म्यू एम्पियर है, जो 1 एम्पियर किसके इक्वल होता है? 10⁻³ म्यू एम्पियर। अब जब हम इसको एम्पियर के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास 0.0025 एम्पियर हो जाएगा। हमें ओम्स लॉ के बारे में पता है, V = IR। अब इसमें में जो गिवन है वो हम वैल्यू रख देंगे, जो नहीं है उसको एज इट इज रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे V हमें कितना गिवन है? 12 वोल्ट। I हमें इलेक्ट्रिक करंट कितना गिवन है? आप डायरेक्ट इसको 2.5 म्यू एम्पियर मत रख दीजिएगा, उससे आंसर गलत आएगा। हमें पहले इसको एम्पियर के अंदर चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिक करंट 0.0025 एम्पियर अपॉन साथ में R। देखिए अब R हमें निकालना है, इसने क्या रखा है? वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। तो R को हम यहाँ एज इट इज रखेंगे। ये इस तरफ आगे किस में हो जाएगा? डिवाइड में। जब हम इसको लास्ट में सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 5.8 किलो ओम। आप इसको 4800 भी छोड़ सकते हो और 4.8 किलो ओम के अंदर भी चेंज कर सकते हो। 9th क्वेश्चन देखिए, बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद रजिस्टर 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम एंड 12 ओम रिस्पेक्टिवली। हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू द 12 ओम रजिस्टर। अब यहाँ हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 9 वोल्ट। अब इसने आगे क्या रखा है कि सीरीज के अंदर सभी के सभी रजिस्टर्स कनेक्ट हैं। अब सीरीज के अंदर कनेक्ट होते हैं, हम इनको डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। जब इनको डायरेक्ट ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 13.4 ओम। अब हमें ओम्स लॉ के बारे में पता है, अभी अभी हमने उसके बारे में पढ़ा है, V = IR। अब V की जगह हम क्या रख देंगे? 9 रख देंगे। रेजिस्टेंस हमारे पास जो टोटल आया है वो क्या है? 13.4। अब यहाँ I हमें निकालना, आप इसको एज इट इज रखिए, कुछ नहीं करना, इसको इस तरफ डिवाइड के अंदर लेके आइए। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.6 एम्पियर। अब इसने आगे क्या रखा है? हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू द 12 ओम रजिस्टर। बहुत सारे बच्चे ये गलती कर देते हैं कि वो V = IR लेंगे, V की जगह 9 रखेंगे, R की जगह 12 रखेंगे। आपको एक बात स्पेशली ध्यान रखिए कि इलेक्ट्रिक करंट सीरीज के अंदर चेंज नहीं होता। जब हम इस तरह से सीरीज के अंदर किसी रजिस्टर्स को आपस में ऐड करते हैं तो उस टाइम पे सबके अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी वो बिल्कुल इक्वल होगी।
हम अगर स्पेशली 12 का पूछ रहे हैं तो भी उसके अंदर सेम वही आंसर आएगा जो सबके साथ आया है। अब सभी के साथ क्या है 0.7 एम्पियर, तो यही 12 के साथ आएगा, यही 0.2 के साथ आएगा, यही 0.3 के साथ आएगा। सबके अंदर इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू बिल्कुल सेम होगी। 10th क्वेश्चन है हाउ मेनी 176 ओम रजिस्टर इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर 220 वोल्ट लाइन। अब इसने क्या रखा है कि 176 ओम के हम कितने रजिस्टर एक दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं। तो पहले हम ये निकाल लेते हैं कि उसके अंदर रेजिस्टेंस टोटल कितना होना चाहिए। अब हम यही सेम फॉर्मूला लगाएंगे, V इज इक्वल टू आई आर। ये दो फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे, P इज इक्वल टू वी आई और V इज इक्वल टू आई आर। ये बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर यूज होंगे, तो आपको इनका स्पेशली ध्यान रखना है। V इज इक्वल टू आई आर हमारे पास है, हम क्या करेंगे V की जगह 220 रखेंगे और I की जगह 5 एम्पियर रखेंगे। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा 44 ओम आ जाएगा। अब यहाँ पे 44 आंसर नहीं आया, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, आप ध्यान से देखिए। इसने क्या रखा है कि 176 ओम के कितने रजिस्टर हम पैरेलल के अंदर कनेक्ट करेंगे कि हमारा जो रजिस्टेंस है वो 44 आ जाएगा। अब हमें पता है जब हम पैरेलल को सोल्व करते हैं तो हमारे पास पहले हम उसको क्या लिखते हैं 1/RP इज इक्वल टू, फिर बाद में वो जितने भी होते हैं ना उन सबको हम ऐड कर देते हैं। मान लीजिए हमारे पास 176 के, हमें नहीं पता कितने हैं, बस हमें ये पता है कि 176 के हैं, तो हम पहले इनको इन्वर्स करेंगे 1/176 1/176 ऐसे ऐसे चलता ही जाएगा। हमें नहीं पता कितने, यही तो क्वेश्चन में निकालना है कि ये जो कितने रेजिस्टेंस हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे कि हमारा आंसर 44 आएगा। अब हम यहाँ आरपी की जगह 44 रख देंगे और इन सबको आपस में ऐड कर देंगे। ये वाला कंसेप्ट समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता देती हूँ। देखिए मान लीजिए हम 2 को बार बार ऐड कर रहे हैं, हमने 2 को 5 टाइम्स ऐड किया, तो उस टाइम पे हम 2 की मल्टीप्लाई 5 के साथ कर सकते हैं, या फिर हम 3 को 4 टाइम्स ऐड कर रहे हैं तो उस टाइम हम 3 की मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे, तो डायरेक्ट भी हमारा वही आंसर आ जाएगा। इससे भी वही आंसर आएगा, इससे भी वही आंसर आएगा। अब इस क्वेश्चन में इसका क्या लॉजिक है, अब इस क्वेश्चन के अंदर 1/176 1/176 1/176 इस तरह के कितने ऐड किए गए हैं x। हमने x क्यों लिया, क्योंकि हमें फिक्स नहीं पता कि वो 4 5 10,000 कितने, हमें कुछ नहीं पता, हमें पता है कि वो कितने हैं x। हमने x की वैल्यू मान लिया हमने कि वो कितने कनेक्ट है एक दूसरे के साथ x है, तो हम क्या कर सकते हैं इस x की मल्टीप्लाई 1/176 के साथ कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं कि x इंटू 1/176, जैसे हमने अभी अभी 2 वाले एग्जाम्पल में किया था, और ये किसके इक्वल है 1/44 के। तो इस तरह से ये 176 जब इस तरह से आएगा, ये सिर्फ डिवाइड में है, इस तरफ आगे किस में हो जाएगा मल्टीप्लाई में। जब हम इसको ऐसे काटेंगे डिवाइड वगैरह करेंगे तो लास्ट में हमारे पास कट के आंसर बचेगा 4। इसी बेस पे आगे एक और क्वेश्चन आएगा, तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिएगा ताकि वो भी आपको अच्छे से समझ आ जाए। हमारे पास x की वैल्यू 4 आई है, मतलब हमने कितने रजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट किया है 4 रजिस्टर्स को। 11th क्वेश्चन देखिए, शो हाउ यू वुड कनेक्ट 3 रजिस्टर ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम, शो दैट कॉम्बिनेशन हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 9 ओम एंड 4 ओम। हमें एक बार 9 ओम आंसर लेकर आना है और एक बार 4 ओम लेकर आना है। हम किस तरह से कनेक्ट करेंगे, हमारे पास 3 रेजिस्टेंस है 6 ओम के, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे 2 रजिस्टर्स को इस तरह से कनेक्ट कर देंगे पैरेलल के अंदर। जब हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो हमारे पास जिन दोनों का टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो 3 ओम आ जाएगा। अब हमें आंसर लेकर आना है 9, 3 तो यहाँ पहले से ही आ गया। अब अगर हम इस तीसरे रजिस्टर को इसके साथ पैरेलल में ऐड कर देंगे तो उस टाइम पे हमारे पास 1/3 प्लस 1/6 करेंगे तो आंसर काफी कम आएगा, जबकि हमें 9 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, तीसरा रजिस्टर हमारे पास जो बचा हुआ है उसको इसके साथ डायरेक्ट सीरीज के अंदर कनेक्ट कर देंगे। 3 ये हो जाएगा, 6 ये हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9। यही हमें चाहिए था। तो इस तरह से हम कनेक्ट कर सकते हैं तीनों रजिस्टर्स को आपस में, जिससे हमारा आंसर 9 ओम आ जाए। सेकंड पार्ट देखिए, इसके अंदर हमें 4 ओम रेजिस्टेंस लेकर आना है, तो हम किस तरह से कनेक्ट करेंगे। हम सबसे पहले 6 ओम और 6 ओम को इस तरह से सीरीज के अंदर कनेक्ट करेंगे, जिससे हमारा आंसर 12 ओम आ जाएगा। अब इस तीसरा जो हमारे पास रजिस्टर बचा है उसको हम इन दोनों के साथ पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे, तो उससे हमारे पास 1/6 प्लस 1/12 आ जाएगा। जब हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 4 ओम। ये बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन आप करके देख लीजिए। अगर अभी भी कहीं पे कंफ्यूजन रहती है आप मुझे बता सकते हैं। 12th क्वेश्चन देखिए, सेवरल इलेक्ट्रिकल बल्ब डिजाइन टू बी यूज्ड ए 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई rated 10 volt. How many lamp can be connected in parallel with each other across the two device of 220 volt line if the maximum allowable current is 5 ampere? अब इसने 1 वोल्ट की पावर दे रखी है और साथ में पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, तो हम इससे रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। हमें पता है P इज इक्वल टू V²/R। अब यहाँ कहीं पे भी इलेक्ट्रिक करंट नहीं है तो हम उसका यूज नहीं करेंगे, हम ऐसे फॉर्मूले को यूज करेंगे जिसके अंदर V और R हो। अब इस वैल्यू में रखने के बाद हमारे पास जो 1 वोल्ट का पोटेंशियल रेजिस्टेंस आ जाएगा वो आ जाएगा 4840 ओम।
ये कह रहा है कि जब हम 5 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करवाएंगे तो उस टाइम पे कितने बल्ब पैरेलल के अंदर जलाए जा सकते हैं। तो अब हम टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे, हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस कितना आना चाहिए। उसके लिए हम V = IR वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास वही सेम 220 वोल्ट है, इलेक्ट्रिक करंट 5 है और R हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 44 ओम। देखिए जब हम पैरेलल के अंदर कनेक्ट करते हैं तो पहले उसको इन्वर्स करते हैं, उसके बाद ऐड करते हैं। 176 वाला जो क्वेश्चन हमने अभी किया था उसके अंदर मैंने आपको अच्छे से समझाया था। अब यहाँ हम बिल्कुल सेम सिचुएशन करेंगे। हमें कितने ओम रजिस्टर लेकर आना है 44, 1 बल्ब का कितना है 4840। तो हम क्या करेंगे 1/RP मतलब 1/44 = x। x कहाँ से आया, इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो x किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि x टाइम है, जितने टाइम्स होते हैं उतने मल्टीप्लाई हो जाती है। ये क्वेश्चन में हम अच्छे से कर चुके हैं, आप उसको देख लीजिएगा। x/4840 इस तरह से हमारे पास यहाँ आएगा। ये इस तरफ डिवाइड में, दूसरी तरफ जाके किस में हो जाएगा मल्टीप्लाई में। आगे जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो इस तरह से हमारे पास x की वैल्यू आएगी 110। अब ये x हमने क्या लिया था, टोटल बल्ब्स कितने, हम कितने बल्ब्स को टोटल पैरेलल के अंदर कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 110, मतलब हम 110 बल्ब्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। 13 क्वेश्चन देखिए, hot plate of an electric oven connected to a 220 volt line has two resistance coil A and B each of 24 ohms resistance which may be used separately in series and in parallel. What are the current in the three cases? अब इस क्वेश्चन के अंदर कह रखा है कि A और B टू कोयल्स हमारे पास है जिनका दोनों का ही रेजिस्टेंस 24 है। तो हम इनको एक बार तो अलग अलग यूज करेंगे, फिर हम इनको सीरीज के अंदर यूज करेंगे, फिर हम इनको पैरेलल के अंदर यूज करेंगे। जब हम इनको सीरीज के अंदर कनेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ तो उस टाइम पे हमारा जो रेजिस्टेंस है वो 48 हो जाएगा, क्योंकि सीरीज के अंदर रेजिस्टेंस डायरेक्ट ऐड हो जाता है। और जब हम इनको पैरेलल के अंदर कनेक्ट करेंगे तो उस टाइम पे हम रेजिस्टेंस को पहले इन्वर्स करते हैं। 1/24 + 1/24 जब इनको सोल्व करेंगे लास्ट में तो हमारे पास रेजिस्टेंस आएगा 12 ओम। पोटेंशियल डिफरेंस सबके अंदर सेम रहेगा 220 वोल्ट, सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट में चेंज आ जाएगा। V = IR ओम्स लॉ के बारे में हमें पता है, हम V की जगह 220 रखेंगे, I हमें ऐसे का ऐसा रखना है क्योंकि ये तो हमें निकालना ही है। रेजिस्टेंस हम हर बार अलग रखेंगे, जब हम इनको सेपरेट यूज करेंगे उस टाइम पे हम 24 का यूज करेंगे। जब हम इनको एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो उस टाइम पे हमारा रेजिस्टेंस 48 हो जाएगा, और जब हम इनको पैरेलल के अंदर कनेक्ट करेंगे तो उस टाइम पे हमारा रेजिस्टेंस 12 ओम हो जाएगा। तो जब हम इनको सेपरेटली मतलब अलग अलग कनेक्ट करेंगे तो उस टाइम पे हमारे पास 9.16 एम्पियर आ जाएगा, हम रेजिस्टेंस 24 लेंगे। जब हम इनको सीरीज के अंदर कनेक्ट करेंगे तो उस टाइम पे हम रेजिस्टेंस 48 लेंगे और हमारे पास जो इलेक्ट्रिक करंट आएगा वो 4.58 एम्पियर आ जाएगा। और जब हम इनको पैरेलल के अंदर कनेक्ट करेंगे तो हमारा रेजिस्टेंस 12 ओम हो जाएगा और हमारी इलेक्ट्रिक करंट 18.33 एम्पियर हो जाएगी। तो इस तरह से हमें 3 केसेस को अलग अलग सोल्व करना पड़ेगा और हमारे अलग अलग आंसर आएंगे। 14 क्वेश्चन देखिए, कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ओम रजिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट, ए 6 वोल्ट बैटरी इन सीरीज विद इट 1 ओम एंड 2 ओम रजिस्टर। सेकंड पार्ट है 4 वोल्ट बैटरी इन पैरेलल विद 12 ओम एंड 2 ओम। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको ध्यान से समझना है। अब इसमें देखिए इसने क्या रखा है पावर यूज्ड, तो पावर के लिए हमें क्या चाहिए P = VI। अब यहाँ वोल्ट तो है लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट कहीं पे नहीं है, तो हम इलेक्ट्रिक करंट निकालेंगे जिसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी रेजिस्टेंस की। तो हमें पता है V = IR। V हमारे पास 6 वोल्ट है, R हमारे पास जो टोटल रेजिस्टेंस है वो आ जाएगा। अब देखिए 1 ओम और 2 ओम जब सीरीज में कनेक्ट होंगे तो ये डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे। 1 + 2 यहाँ पे हमारा जो ओम आएगा सॉरी रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आ जाएगा 3 ओम आ जाएगा। अब हम V = IR वाले फॉर्मूले के अंदर V की जगह रखेंगे 6, I हमें निकालना है, R की जगह हम रखेंगे 3। जब इस तरफ आएगा डिवाइड में तो ये कैंसिल हो जाएगा इससे और हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू आ जाएगी 2 एम्पियर। अब ध्यान से देखिए इसने क्या रखा है कि सीरीज के अंदर कनेक्ट है, तो जब सीरीज के अंदर कनेक्ट होते हैं तो उस टाइम पे इलेक्ट्रिक करंट में तो कोई चेंज नहीं होता लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर चेंज आ जाता है। इलेक्ट्रिक करंट सभी रेजिस्टेंस के अंदर बिल्कुल सेम फ्लो होती है, तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट हमें ले सकते हैं लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस हम नहीं ले सकते क्योंकि जैसे ही रेजिस्टेंस के अंदर चेंज आएगा वैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम ऐसा फॉर्मूला देखेंगे पावर का, क्योंकि हमें पावर निकालनी है तो हम पावर का ऐसा फॉर्मूला देखेंगे जिसके अंदर हमारे पास I हो और साथ में R हो। हमें पता है कि P का ऐसा फॉर्मूला जिसके अंदर I और R हो वो I² R होता है। अब इसमें हम I की वैल्यू रखेंगे 2 जो हमने अभी निकाली है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा मल्टीप्लाई में R। यहाँ R हमें 3 नहीं लेना है। अब इसमें आप ध्यान से देखिए लाइन में सबसे ऊपर बिल्कुल साफ साफ लिख रखा है कि कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ओम रजिस्टर। तो यहाँ पे हम रजिस्टर सिर्फ और सिर्फ 2 ओम यूज करेंगे जब पावर निकालनी होगी। 1 ओम और 2 ओम तो हम सिर्फ तब यूज करेंगे जब हम इलेक्ट्रिक करंट निकालना होगा, लेकिन जब हम पावर निकालेंगे तो उस टाइम पे हम R कितना लेंगे 2 लेंगे। तो हम इस तरीके से यहाँ रख देंगे इसको I² R। तो I² मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और R रेजिस्टेंस कितना लेना है 2, तो यहाँ आ जाएगा 8 वाट।
एनसीईआरटी की बुक के अंदर आंसर 12 वाट है। मैंने कई जगह चेक किया, मेरे को हर जगह यही आंसर और यही सॉल्यूशन मिला। अगर आपके पास कोई और इन्फॉर्मेशन हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मैं बच्चों को बता सकूं और उनकी गलती ना हो। सेकंड पार्ट देखिए, 1 ओम एंड 2 ओम, यहाँ पे 1 की जगह 12 ओम है, आप इसको ठीक कर लीजिएगा। कनेक्टेड इन पैरेलल। अब पैरेलल के अंदर क्या होता है, पैरेलल के अंदर इलेक्ट्रिक करंट तो चेंज हो जाता है और वोल्ट सेम रहता है, क्योंकि जब मान लीजिए हमारे पास कोई एक पानी का रास्ता है जो इसके अंदर से इस तरह से पानी बहकर जाता है। अब ये आगे 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो ये अलग अलग, हमें नहीं पता इसके अंदर कितनी इलेक्ट्रिक करंट जा रही है, हमें ये नहीं पता इसके अंदर कितनी जा रही है। तो ये I1, I2 और I3, लेकिन इनके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर चेंज नहीं आएगा। मैं आपको लेसन की वीडियो में ये सारा अच्छे से समझा चुकी हूँ। तो इलेक्ट्रिक करंट तो चेंज हो जाएगा, इस वजह से हम वो फॉर्मूला नहीं लेंगे जिसके अंदर I आएगा, हम वो फॉर्मूला लेंगे जिसके अंदर V और R हो, और वो फॉर्मूला होता है V²/R। अब R हमें पता ही है, रेजिस्टेंस कितना लेना है 2, और पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे कितना कह रखा है 4। देखिए सेकंड पार्ट के अंदर स्पेशल लिख रखा है 4 वोल्ट की बैटरी, और यहाँ पे 6 वोल्ट लिख रखा है, यहाँ पे 4 वोल्ट लिख रखा है। तो यहाँ सेकंड पार्ट में हमें 4 वोल्ट लेना है और यहाँ पे 6 वोल्ट लेना है। डिफरेंस 4 लेंगे और R2 लेंगे। क्वेश्चन की स्टार्टिंग में लिख रखा है कि रेजिस्टेंस 2 ओम है, तो हमें वही लेना है पावर निकालते टाइम। जब इसका 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 16 आ जाएगा। 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कैंसिल होने के बाद 8 वाट आ जाएगा। इसके अंदर भी पावर 8 वाट है, इसका मतलब बोथ द केस पावर रिमेन्स सेम, दोनों के अंदर जो पावर है वो बिल्कुल सेम है। 15th क्वेश्चन देखिए, 2 लैंप्स, वन रेटेड 100 वाट एट 220 वोल्ट एंड द अदर इज 60 वाट एट 220 वोल्ट आर कनेक्टेड इन पैरेलल to electric means supply. What current is drawn from the line if the supply voltage is 220 volt? अब इसमें हमारे पास 2 लैंप हैं जिनकी पावर अलग अलग है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। अब ये पूछ रहा है कि कितना इलेक्ट्रिक करंट इनके अंदर से फ्लो होगा। अब एक बात बताइए, 2 लैंप इस तरह से दोनों के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, इसके अंदर मान लीजिए I1 और इसके अंदर मान लीजिए I2, तो जो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक करंट होगा वो इन दोनों का ही यूज हो जाएगा। हमारे घर में जो टोटल इलेक्ट्रिक करंट यूज हुआ है वो इन दोनों का ही सम हो जाएगा। जैसे हमारे पास कोई पानी का एक रास्ता है जिसके अंदर से पानी बहकर जा रहा है, मैंने अभी भी आपको बताया, तो वो आगे जाकर मिल रहा है। पैरेलल के अंदर ऐसा ही तो होता है, ये पैरेलल के अंदर कनेक्ट है तो वो पानी का रास्ता आगे जाकर मिल रहा है। तो हमारे पास यहाँ जो टोटल पानी है वो इन दोनों का ही मिक्सचर है, मतलब I1 प्लस I2। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ जो इलेक्ट्रिक करंट है वो इन दोनों को ऐड करने के बाद आई है। इसी बेस पर हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। हम पहले I1 निकाल लेंगे। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है पावर का, P = VI। तो हमें पावर दे रखी है और पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है। I हम निकाल लेंगे दोनों के अंदर अलग अलग। पहले के लैंप के अंदर I1 हो जाएगा और सेकंड के अंदर I2 हो जाएगा। ये हमारे पास I1 आ गई, ये हमारे पास I2 आ गई। जब हम दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक करंट आ जाएगा कि हमने मेंस की जो सप्लाई है, जो हमारे घरों के अंदर इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई आ रही है, उसके अंदर से कितना इलेक्ट्रिक करंट यूज कर लिया है। क्वेश्चन देखिए, विच यूज मोर एनर्जी, 250 वाट टीवी सेट इन 1 आवर और एक 1200 वाट टोस्टर इन 10 सेकेंड्स। अब इसके अंदर क्या रखा है कि जब हम किसी 250 वाट पावर की किसी टीवी को 1 घंटे तक लगातार चलाएंगे और एक हमारा दूसरा है 1200 वाट टोस्टर को, एक ऐसा टोस्टर जिसकी पावर 1200 वाट है, उसको हम 10 मिनट के लिए चलाएंगे, तो किस में ज़्यादा एनर्जी खर्च होगी। अब हमें एनर्जी का फॉर्मूला पता है, P × T, मतलब पावर इंटू टाइम। ये दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, पावर के ऊपर भी और टाइम के ऊपर भी। अगर पावर ज़्यादा है तो भी एनर्जी ज़्यादा खर्च होगी, अगर ज़्यादा देर तक चलाएंगे तो भी एनर्जी ज़्यादा खर्च होगी। तो हम दोनों का अलग अलग निकालेंगे और फिर कंपेरिजन करेंगे। तो यहाँ टीवी वाले केस में पावर है 250 और जब हम 1 आवर को सेकंड के अंदर कन्वर्ट करेंगे और बाद में मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे तो 9 लाख जूल हमारे पास एनर्जी खर्च हो जाएगी। वहीं दूसरे केस में टोस्टर के अंदर हमारी पावर तो है 1200 लेकिन टाइम कम है, तो यहाँ जब हम 10 सेकंड को इसके अंदर सेकंड के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास 600 सेकंड आ जाएगा और मल्टीप्लाई के बाद आ जाएगा 7,20,000 जूल। अब हमें बिल्कुल साफ पता चल रहा है कि जो हमारा टीवी है उसके अंदर एनर्जी ज़्यादा खर्च हुई है, उसके अंदर 9 लाख है जबकि इसके अंदर 7,20,000 है। अब देखिए ध्यान से, पावर इसकी ज़्यादा थी फिर भी इसने ज़्यादा एनर्जी खर्च क्यों की, क्योंकि इसका टाइम इसके बजाय बहुत ही ज़्यादा 6 टाइम है। इसको हमने कंटिन्यू 1 आवर तक चलाया जबकि इसको सिर्फ 10 मिनट्स तक, सॉरी, ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया था कि हमारी जो एनर्जी होती है वो पावर और टाइम दोनों के ही ऊपर डिपेंड करती है। अगर पावर ज़्यादा है तो भी एनर्जी ज़्यादा खर्च होगी, अगर ज़्यादा टाइम तक यूज़ करेंगे तो भी एनर्जी ज़्यादा खर्च होगी। तो ये हम कह सकते हैं कि टीवी सेट यूज मोर एनर्जी देन टोस्टर। 17 क्वेश्चन देखिए, एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम ड्रॉन 15 एम्पियर फ्रॉम द सर्विस मेन्स टू हैव कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड इन द हीटर।
अब जो जो गिवन है वो आप लिख लीजिए। पहला तो हमारे पास रेजिस्टेंस गिवन है, फिर हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट गिवन है और एक हमारे पास टाइम गिवन है। अब हमें निकालनी क्या है, हीट मतलब एच। अब एच का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू टी। तो पावर के लिए हमें क्या चाहिए, वी और आई। या तो आप पहले वी निकाल लीजिए आर और आई की हेल्प से, या फिर आप ऐसा फॉर्मूला देख लीजिए जिसके अंदर आई और आर से काम चल जाए, हमें वी निकालना ही ना पड़े। जैसे पावर का एक फॉर्मूला और होता है आई स्क्वायर आर, और टी की जगह टी आ जाएगा। अब आई की जगह हम आई की वैल्यू रख देंगे, आर की जगह आर और टी की जगह टी की। लेकिन आप ध्यान से देखिए यहाँ एक वर्ड एक्स्ट्रा है, द रेट। तो रेट वर्ड कहीं पे भी आ जाए तो सीधी सी बात है नीचे उसके टाइम आएगा, मतलब कितने टाइम के अंदर वो इतना ज्यादा गर्म कर देता है, इतनी हीट एनर्जी प्रोवाइड करवा देता है। तो रेट अगर कहीं पे भी है तो उसके नीचे वो क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। अब यहाँ पे ऊपर जो है रेट के बाद जो भी लिखा होता है ना वो ऊपर आता है हमेशा। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, हीट। तो इसका मतलब हीट जो भी आएगी हमारी, जो भी आंसर आएगा वो ऊपर आएगा और टी नीचे कंफर्म है आएगा, क्योंकि रेट वर्ड कहीं पे भी आ गया तो कंफर्म है कि टी आएगा ही आएगा और नीचे आएगा। अब हीट का फॉर्मूला हमारे पास अभी हमने निकाला है आई स्क्वायर आर और टी, और इसके अपोन में एक ये रेट की वजह से टी आ गया, तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा। तो जब हम आई की जगह 15 रख के उसका स्क्वायर करेंगे, उसकी मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो हमारे पास 1800 जूल पर सेकंड। अब देखिए यहाँ अगर हमें खाली हीट निकालनी होती तो हम सिर्फ और सिर्फ इसके आगे जूल लगाते, लेकिन अभी हमने इसके फॉर्मूले के अंदर सेकंड लगाया। ये सेकंड कहाँ से आया, ये रेट की वजह से आया, क्योंकि इसके अपोन में क्या था, टाइम। उस टाइम के लिए इसके नीचे क्या यूज किया गया है, सेकंड। ये बहुत ही छोटी छोटी और बेसिक सी बातें होती है जिनका आपको ध्यान रखना होता है। अगर यहाँ सिर्फ हीट निकालने के लिए बोल रखा होता तो हम सिर्फ एच का फॉर्मूला लगा के हीट निकाल देते और उसकी जो यूनिट होती वो सिर्फ जूल होती, लेकिन यहाँ इसने रेट बोल रखा है तो उसके लिए हम इसके नीचे टाइम लगाएंगे और जो इसकी यूनिट बनेगी उसके नीचे भी हमें सेकंड लगाना पड़ेगा। अब हीट की क्या होती है, जूल, और नीचे टाइम की क्या है, सेकंड, तो जूल पर सेकंड। 18th क्वेश्चन देखिए, ये पार्ट्स के अंदर है। तो इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, व्हाई इज द टंगस्टन यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप। इसके अंदर पूछ रखा है कि इलेक्ट्रिक लैंप या बल्ब के अंदर टंगस्टन का यूज क्यों किया जाता है। टंगस्टन की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है, मतलब वो बहुत ज्यादा गर्म होने के बाद भी नहीं पिघलता। तो इसके अंदर क्या होता है, किसी भी बल्ब के अंदर जो भी इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है उसकी वजह से वो जो फिलामेंट है वो इतना ज्यादा गर्म हो रहा है कि गर्म होने की वजह से वो अपने चारों तरफ लाइट को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देता है। उसके अंदर हीट एनर्जी की मात्रा बहुत ही ज्यादा होती है और उस हीट एनर्जी की वजह से वो अपने आसपास क्या कर देता है, लाइट एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कहीं आग जल रही है तो उस आग के अंदर दो तरह की लाइट बन रही, एनर्जी बन रही, सॉरी, एक तो हीट एनर्जी और एक लाइट एनर्जी। उस आग के जलने की वजह से हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस हो रही है और उसके आसपास चारों तरफ लाइट भी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, जिसकी वजह से हमें दिखाई देता है। तो ऐसा ही सेम बल्ब के अंदर होता है। बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है कि वो अपने चारों तरफ लाइट को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दे। तो इसलिए हम अगर मान लीजिए हमने किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को ले लिया जो बहुत ही जल्दी पिघल जाता है, थोड़ा सा गर्म होते ही पिघल जाता है, तो उस बल्ब का वायर टूट जाएगा और आगे सर्किट पास, आगे इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा सर्किट टूटने की वजह से। तो हम ऐसे का यूज़ नहीं कर सकते। हमें एक ऐसे ऑब्जेक्ट की जरूरत है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई हो। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, जहाँ पे कोई भी एक मैटर पिघलना शुरू कर देता है, मेल्ट होना शुरू कर देता है। और बॉइलिंग पॉइंट वो होता है जहाँ पे बॉइल होना शुरू हो जाता है, मतलब उसकी भाप बनी शुरू हो जाती है, इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है। तो हमने कोई ऐसा ऑब्जेक्ट ले लिया जो थोड़ा सा गर्म होते ही इवेपोरेट हो जाए या मेल्ट हो जाए, तो उससे हम बल्ब को नहीं जला सकते। तो इसलिए हम किसका यूज करते हैं, टंगस्टन का। सेकंड पार्ट देखिए, व्हाई आर द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस सच एज ब्रेड टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन्स मेड ऑफ एन एलॉय रेदर देन ए प्योर मेटल। मतलब ऐसे एलिमेंट जिन्हें हमें गर्म करना है तो उसके लिए हम एलॉय का यूज क्यों करते हैं, मेटल का यूज क्यों नहीं करते। पहली बात तो हमें एलॉय के बारे में पता होना चाहिए। एलॉय क्या होती है, मेटल या नॉन मेटल का मिक्सचर होती है, होमोजेनियस मिक्सचर, जहाँ पे बिल्कुल सभी जगह एक जैसा हो। अब जैसे हमारे जो स्टील वगैरह होते हैं वो आयरन और कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाकर बनाते हैं, तो ऐसे ही वो मेटल के साथ नॉन मेटल हो सकता है। दो मेटल भी हो सकती हैं आपस में, नॉन मेटल के साथ नॉन मेटल नहीं हो सकती। तो ये क्या होता है, मिक्सचर मेटल का या नॉन मेटल का, या मेटल के साथ मेटल का। तो उसके अंदर क्या होता है, उसका जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को इजीली पास नहीं होने देता, जबकि मेटल इजीली पास होने देते हैं। जैसे हमारे पास सिल्वर है वो बेस्ट कंडक्टर है, उसके बाद एल्यूमिनियम है, कॉपर है, आयरन है, सबके अंदर इलेक्ट्रिक करंट अच्छे से पास हो जाता है। लेकिन जो हमारे पास एलॉय होती है उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट अच्छे से पास नहीं हो पाता। जब इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट आएगा तो वो उसको आगे पास नहीं होने देगा, सारे के सारे को यही रोक लेगा। अब वो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो आई है वो कहीं ना कहीं तो यूज होगी, तो सारी की सारी इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी के अंदर चेंज हो जाएगी और जो भी
ऑब्जेक्ट हमारे पास है वो गर्म हो जाएगा, जैसे प्रेस वगैरह, हीटर वगैरह, टोस्टर, वो सब क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। तो इसलिए हम इसके अंदर किसका यूज करते हैं, एलॉय का। सी पार्ट देखिए, व्हाई इज द सीरीज अरेंजमेंट नॉट यूज्ड फॉर डोमेस्टिक सर्किट। सीरीज और पैरेलल की वीडियो के बारे में मैंने लेसन की वीडियो में अच्छे से समझा रखा है, अगर आपने नहीं देखी तो पहले आप उसको जरूर देख लीजिएगा। सीरीज के अंदर क्या होता है, हम एक जैसी पावर की मोटर्स को एक साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। मान लीजिए हमारे पास एक बड़ी पावर की मोटर है, उसको हम किसी छोटी पावर की मोटर के साथ कनेक्ट कर देंगे तो वो नहीं चल पाएगी, और इस तरह से सिस्टम अच्छे से नहीं चलेगा। क्योंकि बड़ी जो पावर की मोटर्स होती हैं उनके लिए हमें बड़ी मोटर, जो मोटी वायर होती है उनकी जरूरत पड़ती है, जबकि जो छोटी मोटर होती है वो छोटी मोटी से वायर वगैरह से चल जाती हैं। जैसे हमारा चार्जर है, उसकी बैटरी बहुत ही छोटी होती है, मतलब इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो हमारे चार्जर की वायर देखिए आपने ध्यान से दिया होगा बहुत ही पतली होती है। जबकि हमारे घरों में जो बड़ी मोटर, चक्की वगैरह की जो मोटर होती है उनके लिए हम बहुत ही मोटी वायर का यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर हम छोटी वायर लगा देंगे जो हम छोटी मोटर के लिए प्रयोग करते हैं तो वो वायर जल जाएगी। तो सीरीज के अंदर हम उसको कनेक्ट नहीं, तो सीरीज के अंदर हम एक जैसी पावर के लिए कनेक्ट नहीं कर सकते, जबकि पैरेलल के अंदर इजीली कर सकते हैं। पैरेलल के अंदर एक बड़ी उसके लिए यूज कर देंगे, एक छोटी मोटर के लिए कर देंगे, अलग अलग जैसी हमें रिक्वायरमेंट होगी वैसे ही कर सकते हैं। दूसरा, इसके अंदर क्या होता है, अगर कहीं एक जगह फॉल्ट हो गया, पैरेलल के अंदर कहीं एक जगह फॉल्ट हो गया तो बाकी के सारे सिस्टम एज इट इज चलते रहेंगे, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। जबकि सीरीज के अंदर क्या होगा, कहीं एक जगह फॉल्ट हो गया तो बाकी के सारे सिस्टम बंद हो जाएंगे। अब और फॉल्ट का आसानी से पता भी नहीं लगाया जा सकता, इसमें तो जो सिस्टम बंद हुआ है सिर्फ उसी के अंदर फॉल्ट है, बाकी कहीं फॉल्ट नहीं है। लेकिन इसके अंदर हमें पूरा का पूरा सिस्टम चेक करना पड़ता है, हमें पता ही नहीं चलता फॉल्ट का है, हमें सारे के सारे ऑब्जेक्ट चेक करने पड़ते हैं, जबकि इसके लिए हम सिर्फ वही ऑब्जेक्ट चेक करना होता है जो बंद हुआ है। सीरीज का यूज हम सिर्फ तब करते हैं जब हमें एक जैसी पावर का कुछ चलाना हो। जैसे हमारे घरों में जो लड़ियां वगैरह यूज की जाती हैं उनके अंदर जो बल्ब होता है वो बिल्कुल सेम पावर के होते हैं, तो उस टाइम पे हम सीरीज का यूज कर सकते हैं। वैसे मोस्टली हम पैरेलल का यूज करते हैं। डी ऑप्शन देखिए, हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर वेरी विद इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अभी से पूछ रखा है कि जब हम एरिया को चेंज कर देंगे तो रेजिस्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। रेजिस्टेंस इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जब हम एरिया को इंक्रीज करेंगे तो ये डिक्रीज हो जाएगा, जब हम एरिया को डिक्रीज करेंगे तो ये इंक्रीज हो जाएगा। इसे हम बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एक के बढ़ने से दूसरा घट जाए और एक के घटने से दूसरा बढ़ जाए। मतलब अगर किसी तार की मोटाई ज्यादा है तो इसका मतलब उसके अंदर रेजिस्टेंस कम होगा, अगर किसी तार की मोटाई कम है तो इसका अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ये पार्ट देखिए, वाई आर कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर यूजली एम्प्लॉय फॉर इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन। इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन के लिए हम उन ऑब्जेक्ट्स का यूज करते हैं जिनके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट आसानी से पास हो जाता है, जिनका रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है। रेजिस्टेंस कम तो वो अपने रास्ते में इलेक्ट्रिक करंट में कितने ज्यादा रुकावट डालते हैं। अब कोई ऑब्जेक्ट है वो बहुत ज्यादा रुकावट डालता है, हमें बहुत दूर तक इलेक्ट्रिक करंट लेकर जाना है तो हम नहीं ले जा सकते उसको आसानी से, तो हमें ऐसे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने होते हैं या ऐसा मैटर सेलेक्ट करना होता है जिसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम हो और जो अच्छे से अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने दे। वैसे तो हमारे पास सिल्वर बेस्ट कंडक्टर होता है, लेकिन हम उसका यूज नहीं कर सकते। पहली बात तो इतना ज्यादा अवेलेबल नहीं है, दूसरी बात वो बहुत ही ज्यादा महंगा है, और तांबे एल्यूमिनियम के तारों को नहीं छोड़ते लोग, तो चांदी को तो छोड़ेंगे ही कहाँ से। तो इसलिए हम किसका यूज करते हैं, कॉपर और एल्यूमिनियम का। अगर हम सिल्वर की बात करें तो कॉपर और एल्यूमिनियम ही ऐसे हैं जिसके अंदर से बहुत अच्छे से इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है और जिनकी रेजिस्टिविटी बहुत ही कम होती है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए हम कॉपर और एल्यूमिनियम का यूज करते हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।